नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 6। मैं मालूम कर लूंगा, प्रभुदयाल विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। जंग बहादुर कहाँ है इस समय? पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर तनवीर उसे रीजेंट बार से पकड़कर ले गया है। चंगे के गले में जो तीर घुसा हुआ है वो तुमने चलाया था? हाँ। कैसे? सुनील ने कोट की आस्तीन हटाकर उसे बाह के साथ बंधी स्लीव गन दिखाई और समझाया कि वो कैसे चलती थी। प्रभुदयाल फिर हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। सुनील चुपचाप खड़ा रहा। सारा किस्सा सुनाओ, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। विस्तार से। इन बदमाशों के हत्थे कैसे चढ़ गए तुम? सुनील ने सारी घटना जैसे जैसे घटी थी दोहरा दी। ओके। अंत में प्रभुदयाल बोला, तुम फुटो। मैं फुटूं? सुनील हैरानी से बोला। हाँ, कल दोपहर के करीब तुम मेरे दफ्तर में हाजिर हो जाना। लेकिन जंग बहादुर से क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान क्या तुम मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं समझते? नहीं समझता। ये तो बड़ी ज्यादती है तुम्हारी। मैं तो। हवलदार, प्रभुदयाल एक सिपाही की ओर मुड़ा। साहब को बाहर तक छोड़ाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से मैं मांग करता हूं कि जंग बहादुर से हुई क्रॉस क्वेश्चनिंग का नतीजा मुझे बताया जाए। बड़े मांग करते रहो, किसे परवाह है? ये तुम्हारी धांधली है। हवलदार, ये ऐसे नहीं जाएगा। सुनील भुनभुनाता हुआ बाहर निकल गया। वो फिर मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और अर्जुन के घर पहुंचा। उसने अर्जुन को गहरी नींद से जगाया। पुलिस हेडक्वार्टर जाना है, सुनील बोला। अभी अभी जंग बहादुर नाम का एक आदमी गिरफ्तार किया गया है। वहां जाकर ये मालूम करने की कोशिश करो कि पुलिस ने उससे क्या जानकारी हासिल की है। अगर मेरे जाने से काम बनता होता तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता। प्रभुदयाल मुझे तो वहां फटकने भी नहीं देगा। मुझे फटकने देगा? हाँ, तुम 2-3 अन्य अखबारों के रिपोर्टरों को भी फ़ोन कर दो और पुलिस हेडक्वार्टर के प्रेस रूम में पहुंच जाओ। प्रेस के अन्य प्रतिनिधियों को भी आया देखकर प्रभुदयाल को मजबूरन कोई स्टेटमेंट इशू करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन गुरुजी, बदले में एक काम मेरा भी कीजिए। क्या? बोलो। सरकार से अपील कीजिए कि वो मेरे पेशे के लोगों का दिन 36 घंटे का कर दे। ऐसी बातें हम फिर करेंगे। फिलहाल तुम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो और जो जानकारी हासिल हो उसकी सूचना मुझे फ़ौरन मिलनी चाहिए। अच्छा। सुनील ने उससे हाथ मिलाया और वहां से विदा हो गया। सुबह 7 बजे अर्जुन का फोन आया। गुरुजी, अर्जुन की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। नींद तो अच्छी आई ना? मतलब की बात करो अर्जुन, सुनील बोला। प्लीज़। ओके, सुनो। प्रभुदयाल सारी रात जंग बहादुर के पीछे पड़ा रहा था, लेकिन वो उसे इस बात से नहीं हिला पाया है कि जब वो निम्मी के फ्लैट पर पहुंचा उस वक्त लड़की पहले से मरी पड़ी थी। अंत में प्रभुदयाल को ही हार माननी पड़ी थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि जंग बहादुर सच बोल रहा है। अब जंग बहादुर के ये कबूल कर लेने के बाद कि वो 1 और 2 बजे के बीच बार में नहीं था, केदारनाथ की एलिबाई में भी दम नहीं रहता। उसका तो गवाह जंग बहादुर ही था, जो कहता था कि केदारनाथ एक क्षण के लिए भी बार से बाहर नहीं गया था। जब जंग बहादुर खुद ही बार में नहीं तो। मैं समझता हूँ, आगे बढ़ो। पुलिस का ख्याल है कि निम्मी का कत्ल केदारनाथ ने किया है। उसने जानबूझकर जंग बहादुर को और भी 1-2 काम बताकर निम्मी के फ्लैट पर भेजा कि वो 1:45 से पहले वहां पहुंच ही ना पाए। इस प्रकार केदारनाथ खुद जंग बहादुर से पहले लड़की के फ्लैट पर पहुंच गया। उसने वहां लड़की का कत्ल किया और जंग बहादुर के बार में लौटने से पहले वहां लौट आया। इसी आधार पर प्रभुदयाल केदारनाथ को भी पकड़कर हेडक्वार्टर मंगवाने वाला है। और मुझे वहीं जाकर मालूम हुआ कि आपकी भी हत्या का प्रयत्न किया गया था। आपने तो कुछ बताया ही नहीं मुझे। चलो, अब तो मालूम हो गया। जंग बहादुर का कहना है कि उसने जो कुछ किया था स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री के आदेश पर किया था। उसी के कहने पर उसने तुम्हें फ़ोन करके फ्लैट से बाहर बुलवाया था। लेकिन वो कहता है उसे ये नहीं मालूम था कि वास्तव में तुम्हारी हत्या का इंतज़ाम किया जा रहा था। प्रभुदयाल को विश्वास हो गया उसकी बात पर? हो ही गया होगा, क्योंकि वो स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री की गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू करवाने की कोशिश कर रहा है। शास्त्री अगर बहुत महत्वपूर्ण आदमी ना होता तो प्रभुदयाल उसे वैसे ही धर दबोचता। आपका क्या ख्याल है गुरुजी? प्रभुदयाल शास्त्री की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण आदमी है वो, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसकी।
ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रभुदयाल के उच्चाधिकारी जंग बहादुर को कितना महत्व देते हैं। ठीक है, जो होगा सामने आ जाएगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम थोड़ी देर और वहाँ ठहर जाओ। पुलिस शास्त्री की गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है ये मालूम हो जाने के बाद चले जाना। ओके। संबंध विच्छेद हो गया। 7:45 के करीब सुनील लिटन रोड पर 4 नंबर के बंगले पर पहुंचा। बरामदे में खादी का कुर्ता पाजामा और टोपी पहने वही वॉलंटियर नुमा आदमी बैठा था जो सुनील को पहली बार भी दिखाई दिया था। बरामदे में पड़ी कुर्सियों में से 2 पर 2 और सज्जन भी बैठे थे जो शायद शास्त्री से मिलने आए थे। शास्त्री के ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। शास्त्री जी हैं? सुनील ने वॉलंटियर से पूछा। जी नहीं, वॉलंटियर बोला, बाहर गए हैं। इतनी सवेरे? वॉलंटियर चुप रहा। कुछ मालूम है कहाँ गए हैं? जी नहीं, वे बताकर नहीं गए। कुछ अंदाज़ा कि वो कहाँ गए होंगे? नहीं साहब, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। क्या इतनी सवेरे वे अक्सर कहीं चले जाते हैं? अक्सर तो नहीं जाते, आज ही गए हैं। केदारनाथ उन्हें साथ लेकर गया है। केदारनाथ? सुनील चौंका। वो रीजेंट बार वाला? जी हाँ। सुनील का माथा ठनक गया। एक बात तो आज मुझे बहुत ही अजीब लगी, वॉलंटियर कह रहा था। क्या? शास्त्री जी से बहुत लोग मिलने आते हैं, इसलिए अगर वे कहीं जाते हैं तो मुझे बताकर जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और कितनी देर में लौटेंगे भी कि नहीं। ये पहला मौका है जब वे केदारनाथ के साथ चुपचाप बाहर निकले और मेरी और निगाह भी उठाए बिना यहाँ से चले गए। ये लोग इंतजार में बैठे हैं। वॉलंटियर सामने बैठे दोनों व्यक्तियों की ओर संकेत करता हुआ बोला। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें और इंतजार करने के लिए कहूँ या फिर कभी आने के लिए कहूँ। केदारनाथ शास्त्री जी के ऑफिस में कितनी देर ठहरा था? मुश्किल से 2 मिनट। दोनों में क्या वार्तालाप हुआ था? पता नहीं, मैंने सुना नहीं था। मेरा ध्यान उस और नहीं था। फिर दोनों बाहर निकल आए थे? जी हाँ। कैसे? क्या मतलब? दोनों साथ साथ बाहर निकले थे या आगे पीछे? आगे पीछे। और आगे शास्त्री जी थे, पीछे केदारनाथ था। केदारनाथ का एक हाथ अपनी जेब में था, है ना? आपको कैसे मालूम? वॉलंटियर हैरानी से बोला। ऐसा ही था ना? जी हाँ, लेकिन सुनील प्रतीक्षारत बैठे दोनों व्यक्तियों की ओर घूमा और बोला, आप लोग तशरीफ ले जाइए साहबान, अब शास्त्री जी से शायद ही आपकी मुलाकात हो। दोनों आदमी उलझनपूर्ण भाव से उसका मुंह देखने लगे। यहाँ फ़ोन है? सुनील ने वॉलंटियर से पूछा। भीतर ऑफिस में है। सुनील ऑफिस में घुस गया। उसने 319472 पर फ़ोन किया। दूसरी ओर लगातार घंटी बजती रही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सुनील ने डायरेक्टरी खोलकर रीजेंट बार का नंबर देखा। डायरेक्टरी में जो नंबर लिखा था वो 316919 था। वो शायद उस टेलीफोन का नंबर था जो सुनील ने बार काउंटर पर देखा था। उसने उस नंबर पर फ़ोन किया। तुरंत उत्तर मिला, हेलो रीजेंट बार। सुनील को वो सरदारी लाल की आवाज़ लगी। सरदारी लाल जी? सुनील बोला। हाँ, सरदारी लाल सशंक स्वर में बोला। कौन? मैं वही आदमी हूँ जिसने कल आपसे बड़ा प्यासा सवाल पूछा था। ओह अच्छा, बोलो बरखुरदार। चाचा जी, आज क्या आप बार चला रहे हैं? हाँ। आप तो ग्राहक थे, बार टेंडर कैसे हो गए? मैं बार के पास ही रहता हूँ। केदारनाथ ने मुझे सुबह सवेरे आ जगाया था। जंग बहादुर को तो पिछली रात पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसने भी कहीं जाना था, इसलिए वो मुझे यहाँ नियुक्त कर गया है। यानी कि इस वक्त केदारनाथ वहाँ नहीं है? नहीं, वो तो सुबह सवेरे ही कहीं चला गया था। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आ जाओ। सुनील ने रिसीवर रख दिया। वो ऑफिस से बाहर निकला। सुनो, वो वॉलंटियर से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? बनारसी। वॉलंटियर बोला। बनारसी, पुलिस को फ़ोन कर दो, उन्हें कहो कि अभी अभी केदारनाथ स्वामी नर्मदा शंकर को अगवा करके कहीं ले गया है। अगवा? वैसे तो पुलिस तुम्हारे बिना फ़ोन किए भी यहाँ आती ही होगी। बनारसी हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और हरनबी रोड की ओर रवाना हुआ। केदारनाथ की पिछली रात को शास्त्री के संदर्भ में कही एक बात सुनील के कानों में गूंजने लगी। उसने भी अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है। केदारनाथ का पत्ता काटना इतना आसान नहीं। लेकिन फिर भी सुनील को यह उम्मीद नहीं थी कि केदारनाथ इतना ड्रामेटिक कदम उठाएगा। उसने रीजेंट बार के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की और भीतर दाखिल हुआ। सरदारी लाल बार के पीछे मौजूद था। उसने अपने सामने एक बियर का जग रखा हुआ था। बार में केवल एक ग्राहक मौजूद था जो एक कोने की मेज पर बैठा बियर पी रहा था। एक इकलौता वेटर क्लॉक रूम के दरवाजे के साथ पीठ लगाए खड़ा बीड़ी पी रहा था। आओ आओ, सरदारी लाल उसे देखते हुए बोला। नमस्ते चाचा जी, सुनील बोला। वो एक ऊंचे स्टूल पर सरदारी लाल के सामने बैठ गया। क्या पियोगे? कुछ नहीं। क्या ज़रूरी बात करनी थी तुमने मुझसे? बताता हूँ, पहले बताइए, केदारनाथ का कुछ पता है? वो कहाँ है? नहीं। वो रहता कहाँ है? शायद वो घर पर हो।
नहीं है, बार के ऊपर पहली मंजिल पर ही वो रहता है, वो वहाँ नहीं है। आपको कतई कोई अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ गया है? नहीं, लेकिन बात कोई चक्कर वाली है। क्या मतलब? जब वो मुझे बुलाने आया था तो उसके मुंह से विस्की की गंध आ रही थी। फिर क्या हुआ? रात को ज़्यादा पी गया होगा। केदारनाथ विस्की नहीं पीता, पहले बहुत पीता था, लेकिन 2 साल से उसने विस्की छोड़ दी है। उसे लीवर की बीमारी है। डॉक्टर कहता था कि अगर वो विस्की पीना नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। और फिर उसकी सांसों में ताजी पी हुई विस्की की गंध थी, पिछली रात की पी विस्की की नहीं। तो केदारनाथ ने शास्त्री से निपटने के लिए रवाना होने से पहले अपना हौसला बुलंद करने के लिए विस्की पी थी। वो नशे में था? उसने पूछा। आंखें तो उसकी 100 वॉट के बल्बों की तरह चमक रही थी। लेकिन बरखुरदार, आज केदारनाथ कोई गुल जरूर खिलाएगा। क्यों? शराब पीकर उसे अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहता। वो दीवाना हो जाता है, जरा सी शय पर मरने मारने को उतारू हो जाता है। जिन दिनों डॉक्टर ने अभी उसे विस्की पीने के लिए मना नहीं किया था, उन दिनों वो नशे में अक्सर बहक तो जाता था और बार में अक्सर झगड़े होते थे। 1-2 बार पुलिस भी आ गई थी। आज स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री की खैर नहीं, सुनील मन ही मन बोला। तुमने बताया नहीं, क्या जरूरी बात करनी थी तुमने मुझसे? सरदारी लाल बोला। चाचा जी, आपको याद है कल आपसे मैंने पूछा था कि क्या परसों दिन में किसी समय जंग बहादुर या केदारनाथ यहाँ से बाहर गए थे? याद है, तुमने मुझे बताया था कि जंग बहादुर को केदारनाथ ने 1 बजे बाहर भेजा था, लेकिन केदारनाथ के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्या ये भी उस दौर में बाहर गया था? ये तो बड़ा प्यासा सवाल है, सरदारी लाल बोला। बियर तुम्हारे सामने रखी है, प्यास मिटा लो। ये सवाल ज़्यादा प्यासा है। सुनील ने एक आह भरी। उसने एक 10 का नोट सरदारी लाल के सामने उछाल दिया। चाचा जी, वो बोला, अपनी वसीयत में ये ज़रूर लिख जाना कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें चिता पर चढ़ाने से पहले तुम्हें बियर से ज़रूर नहलाया जाए। सरदारी लाल हंसा। उसने सामने पड़ा मग खाली किया और नई बियर खोल ली। बरखुरदार, वो अपने होठों से झाग पोंछता हुआ बोला। जंग बहादुर के जाने के 5 मिनट बाद ही केदारनाथ भी वहाँ से चला गया था। तब भी वो बार के पीछे मुझे नियुक्त कर गया था। उसने बताया था वो कहाँ जा रहा है? हाँ, बैंक जा रहा था वो। कौन से बैंक? पता नहीं, लेकिन उसने बैंक डिपॉजिट स्लिप यहीं कहीं लाकर रखी थी। उसने बार काउंटर के नीचे बने 2-3 दराज टटोले। ये रही, वो बोला, और उसने एक डिपॉजिट स्लिप सुनील के सामने रख दी। सुनील ने देखा वो हरनबी रोड पर स्थित नेशनल बैंक की डिपॉजिट स्लिप थी। उसके अनुसार केदारनाथ ने परसों बैंक में लगभग 4,500 रुपये जमा करवाए थे। इसका मतलब था कि केदारनाथ के पास स्वयं को निम्मी की हत्या से निर्दोषित करने के लिए अभी भी शहादत थी। लेकिन नेशनल बैंक तो पास ही था। आधे घंटे में वो दोनों काम भी तो कर सकता था। बैंक में रकम भी जमा करवा सकता था और निम्मी की हत्या भी करके आ सकता था। ये रकम जो उसने जमा करवाई थी कैसे नोटों में थी? सुनील ने पूछा। छोटे छोटे नोटों में, 1, 2, 5 और 10 के, सरदारी लाल बोला। बार की सेल की रकम थी वो। इतने छोटे नोटों को जमा कराने में तो काफ़ी समय लग सकता था। कैशियर उन्हें गिनने में काफ़ी समय लगा सकता था। अक्सर बैंक में पैसा जमा कराने केदारनाथ ही जाता था? सुनील ने पूछा। अक्सर क्या? सरदारी लाल बोला। कभी भी नहीं जाता। ये काम तो जंग बहादुर ही करता है। ये बात और भी संदेहजनक थी। केदारनाथ ने जंग बहादुर को निम्मी के फ्लैट पर भेजा था, लेकिन उससे पहले उसे करने के लिए 1-2 काम और भी बता दिए थे। क्या वो बैंक में रुपया जमा कराने का काम भी जंग बहादुर को ही नहीं बता सकता था? ज़रूर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। शायद वो उस काम को बार से बाहर निकलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। अव्वल तो ये बात खुलने वाली नहीं थी कि वो बार से बाहर गया था, क्योंकि जंग बहादुर ये कहता, जैसा कि उसने कहा था, कि केदारनाथ हर क्षण बार में मौजूद रहा था। और अगर खुल भी जाती तो वो कह सकता था कि वो तो रुपया जमा कराने के लिए सिर्फ बैंक तक गया था। सुनील ने सरदारी लाल का धन्यवाद किया और बाहर निकल आया। उसने घड़ी देखी। बैंक खुलने में 1 घंटा बाकी था। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और बैंक के सामने प्रतीक्षा करने लगा। 9:30 बजे बैंक का दरवाज़ा खुल गया। 9:45 बजे से स्टाफ आना आरंभ हो गया। बैंक का कैशियर ज़रा जल्दी आ गया, इसलिए सुनील का काम जल्दी हो गया। सुनील ने उसे अपना परिचय दिया और पूछा कि वो केदारनाथ को जानता था। कैशियर ने हामी भरी। वो शरीफ आदमी था। सुनील ने जो पूछा उसने बिना हुज्जत के उसे बता दिया। उसने बताया कि केदारनाथ 1:10 के करीब वहाँ पहुँचा था। उसने उसे नोटों से भरा एक चमड़े का ब्रीफ केस और डिपॉजिट स्लिप सौंप दी थी। नोट छोटे छोटे थे, गिनने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, लेकिन केदारनाथ वहाँ रुका नहीं था। वो कैशियर को कह गया था वो नोट गिनकर डिपॉजिट स्लिप से मिला ले। स्लिप वो थोड़ी देर बाद आकर ले जाएगा। बाद में स्लिप उसने कोई 1:45 बजे आकर ली थी। यानी कि बैंक में उसने कतई वक्त बर्बाद नहीं किया था। निम्मी के फ्लैट पर जाकर उसका कत्ल करके वापस बैंक आ जाने के लिए उसके पास बहुत वक्त था।
निम्मी की हत्या का सारा संदेह केदारनाथ पर ही केंद्रित होता जा रहा था। उसकी हर शहादत धराशायी होती जा रही थी। और फिर सरदारी लाल के बयान से और खुद केदारनाथ की अपनी शास्त्री को अगवा करके ले जाने वाली हरकत से यह सिद्ध हो चुका था कि केदारनाथ बड़ा गुस्सैल आदमी था। ऊपर से कहीं विस्की पी ले तो दीवाना ही हो जाता था। जिस बेरहमी से निम्मी का कत्ल किया गया था वो केदारनाथ के मिजाज से पूरी तरह मेल खाता था। और फिर वो ये भी तो चाहता था कि निम्मी के अंजाम से और लड़कियां सबक ले। बैंक में ही एक पीसीओ लगा हुआ था। सुनील ने वहां से ब्लास्ट के दफ्तर फोन किया। रेणु, उत्तर मिलने पर पूछा, अर्जुन आया हुआ है? अभी आया है, रेणु बोली। तुम्हें पूछ रहा था, जरा बात करा दो। कराती हूँ। तुमने आज दफ्तर नहीं आना? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सत्य जावा, नौकरी करते हो लेकिन नौकरी पर आने का टाइम नहीं है। अब अर्जुन से बात कराओ बाबा। कराती हूँ, पहले कोई बात सुनाओ। कौन सी बात? कोई भी, कोई अच्छी सी बात। एक क्यों, मैं तुम्हें अलिफ लैला जैसी 1000 दिलचस्प बातें सुनाऊंगा, साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, लेकिन वहीं आकर। वादा? पक्का? ठीक है, करो अर्जुन से बात। थोड़ी देर बाद टेलीफोन पर अर्जुन की आवाज़ आई। गुरुजी, अर्जुन उत्तेजित स्वर में बोला, बड़ी हॉरर ऑफ ड्रैक्युला मार का खबर है। क्या? स्वामी जी का कत्ल हो गया है। किसका? स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री का। हाँ। कैसे? कब? अभी थोड़ी देर पहले लाश मिली है। प्रभुदयाल ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश प्राप्त कर लिया था। वो शास्त्री की कोठी पर पहुंचा तो आगे उसकी लाश उसका इंतजार कर रही थी। उसके वहां पहुंचने से सिर्फ 5 मिनट पहले लाश वहां पहुंची थी। शास्त्री के बनारसी नाम के एक आदमी का कहना है कि एक कार तेजी से भागती हुई वहां पहुंची थी। किसी ने कार में से शास्त्री की लाश को बंगले के कंपाउंड में फेंक दिया था और अगले ही क्षण कार ये जा वो जा। उसका सारा जिस्म चाकू के घावों से बिंधा पड़ा है। पुलिस को मालूम है ये हरकत किसकी है। पुलिस केदारनाथ को खोज रही है। उन्हें मालूम हो गया है कि केदारनाथ आज सुबह सवेरे शास्त्री को जबरदस्ती अगवा करके वहां से ले गया था। पुलिस ने सारे नगर में नाकाबंदी करवा दी है। केदारनाथ की जोरों से तलाश की जा रही है। ये काम कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसके होश हवास कायम हो। निश्चय वो पागल हो गया है, ऐसा ही लगता है। अर्जुन सुनो, मैं विक्रम रोड की 13 नंबर इमारत में निम्मी के फ्लैट में जा रहा हूँ उसकी सहेली कंचन से मिलने। वहाँ टेलीफोन है लेकिन मुझे उसका नंबर नहीं मालूम। डायरेक्टरी में एक नंबर होता है जहाँ से पता बताकर टेलीफोन नंबर हासिल किया जा सकता है। तुम वहाँ से नंबर पता कर लेना और अगर कोई महत्वपूर्ण बात सामने आए तो मुझे तुरंत सूचित करना। ओके। सुनील ने रिसीवर रख दिया। अब उसे और भी विश्वास हो गया था कि केदारनाथ ही निम्मी का हत्यारा था। जो बेरहमी उसने निम्मी के कत्ल में दिखाई थी वही उसने शास्त्री के कत्ल में भी दिखाई थी। कंचन अपने फ्लैट में मौजूद थी। सुनील के घंटी बजाते ही दरवाज़ा खुला और वो एक सिल्क का पजामा सूट पहने दरवाजे पर प्रकट हुई। उस परिधान में वो बड़ी मासूम और गुड़िया सी खूबसूरत लग रही थी। परिधान उसके जिस्म पर गिलाफ की तरह चढ़ा हुआ था। उसके जिस्म का एक एक कटाव अपनी पूरी बानगी के साथ नुमाया हो रहा था। हेलो, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। हेलो सुनील, वो भी मुस्कुराई। मुझे मालूम था तुम आओगे। सुनील ने विस्मय से उसकी ओर देखा लेकिन जल्दी ही संभल गया। उसे याद आया कि कंचन तो उसे डाली का यार ही समझ रही थी। उसने वही भ्रम बना रहने देने का फैसला किया। वो एक और हट गई। सुनील फ्लैट में दाखिल हुआ। कंचन ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। बैठो, वो बोली। सुनील सोफे पर बैठ गया। कंचन उसकी बगल में बैठ गई। उसने अपनी टांगें सोफे पर समेट ली। सुनील ने देखा अब उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में सहेली के मौत के गम की वो झलक नहीं दिखाई दे रही थी जो उसने परसों रात देखी थी। डाली को पता है तुम यहाँ आए हो? कंचन ने पूछा। नहीं, सुनील बोला। पता भी कैसे हो सकता था, लेकिन कंचन का तो कोई और ही मतलब था। बड़े बदमाश हो, सुनील अश्लील भाव से हंसा। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते और मुझे मालूम हो जाता कि तुम यूं गुप्त रूप से किसी और से मिलने गए थे तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देती। सुनील को लगा वो इस बात में बड़े गर्व का अनुभव कर रही थी कि किसी दूसरी कॉल गर्ल का यार उसके आकर्षण से खींचकर उसके पास पहुंच गया था। मेरा क्या कसूर है इसमें? सुनील बोला। आदमी हर वक्त एक ही औरत से बोर नहीं हो जाता। तो मेरे पास तफरीह के लिए आए हो? बस यूं ही चला आया। मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ। मेरे पास आना चाहते हो? तुम मुझे डॉली की तरह 1000 रुपये का सूट सिलवा कर दे सकती हो। मुझे मुमताज़ में डिनर खिलाने ले जा सकती हो। सुनील का ख्याल था कि वो खफा हो जाएगी, लेकिन कंचन ने तो उसे एक चैलेंज की तरह लिया। तुम क्या समझते हो? वो तीव्र स्वर में बोली। मैं डॉली से कम हूँ? मैं भी ज़रा नहीं हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं इसमें कहीं ज़्यादा पैसे कमाने लगूंगी। केदारनाथ मुझ पर मेहरबान रहे, फिर देखना मैं इन डालिया फालियों को तो कितना पीछे छोड़ जाऊंगी। सुनील का जी चाहा कि वो उसे बता दे कि केदारनाथ अब किसी पर मेहरबान होने की स्थिति में नहीं था,
लेकिन उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा। क्या डाली का फ्लैट मेरे फ्लैट से बढ़िया है? कंचन ने पूछा। मैंने तो कभी देखा नहीं। सुनील ने ही कहाँ देखा था। वो इस फ्लैट में यूं निगाह फिराने लगा जैसे दोनों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा हो। ड्राइंग रूम अच्छा है, वो बोला। आओ बेडरूम दिखाऊं। वो उठी और सुनील का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले गई। सुनील ने देखा बेडरूम में एक बहुत शानदार डबल बेड लगी हुई थी। कोने में 3 शीशों वाली बढ़िया ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी। खिड़की और दरवाजे पर सिल्क के दोहरे पर्दे पड़े हुए थे। कैसा है? कंचन चैलेंज भरे स्वर में बोली। बहुत बढ़िया, सुनील बोला। डॉली के बेडरूम के मुकाबले में कैसा है? ठीक है। ओह, वो मायूसी से बोली। निम्मी का बेडरूम बड़ा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ले लूँ, लेकिन जब से वो मरी है मेरी तो उसके बेडरूम में झांकने की भी हिम्मत नहीं होती। बेचारी कैसी दर्दनाक हालत में पड़ी थी। मतलब की बात करने का वो अच्छा मौका था। कंचन, सुनील बोला, अब तुमने कोई फैसला किया कि केदारनाथ निम्मी का कातिल हो सकता है या नहीं? मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना मुझे विश्वास है, अगर कत्ल केदारनाथ ने किया है तो पुलिस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। उसकी बहुत ऊपर तक वाकिफियत है, किसी की भी उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी। सुनील चुप रहा। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है सुनील। क्या? सुनील आशापूर्ण स्वर में बोला। उस रात 2 बजे के करीब जब वो फ्लैट पर वापस लौटी थी तो उसके पास बहुत पैसे थे। उसने उस कॉल पर किसी ग्राहक की जेब खाली की थी। पूरे 2000 रुपये उड़ाए थे उसने। तुमने बताया था मुझे। उसने 100-100 के नोट पंखे की तरह फैलाकर तुम्हें दिखाए थे। हाँ, लेकिन वे नोट गए कहाँ? क्या मतलब? उसके पर्स में तो लगभग 300 रुपये ही थे। उनमें से 200 तो उसी रात 2 ग्राहकों से मिले होंगे, लेकिन पहली कॉल से लौटने के बाद जो 100-100 के 20 नोट उसने मुझे दिखाए थे वो तो गधे की सिर से सींग की तरह गायब हो गए हैं। मैं सारे फ्लैट का चप्पा चप्पा टटोल चुकी हूँ। वे 2000 रुपये कहीं नहीं है। वो केदारनाथ को हत्यारा सिद्ध करने वाला एक और सबूत था। वे 2000 रुपये निम्मी का कत्ल करने के बाद ज़रूर केदारनाथ ने ही उसके पर्स में से निकाले थे, क्योंकि वो पहले ही 2000 रुपये संपत गायकवाड़ को लौटाने के लिए अपनी जेब से दे चुका था। अगर हत्यारा कोई और होता तो उसने पर्स में पीछे रह गए लगभग 300 रुपये नहीं छोड़े होते। ज़रूर हत्यारा केदारनाथ ही था। अजीब बात है, सुनील बोला। ये नामुराद किस्सा कैसे चालू हो गया? कंचन उसका हाथ जो अभी उसके हाथ में था दबाती हुई बोली। कोई और बात करो। हाँ, सुनील गहरी सांस लेकर बोला। कोई और बात करो। तो मेरा बेडरूम तुम्हें बढ़िया लगा? हाँ। और मैं? तुम भी बढ़िया हो, डॉली से ज़्यादा। हाँ। झूठे कहीं के। क्यों? सुनील बौखलाया। मुझे देखे बिना ही तुमने कैसे फैसला कर लिया कि मैं डॉली से बढ़िया हूँ? देख तो रहा हूँ तुम्हें। ऐसे नादान मत बनो, कंचन बोली। उसने फिर सुनील का हाथ दबाया और बड़े अर्थपूर्ण ढंग से पलंग की ओर देखा। सुनील ने थूक निगली। कंचन ने उसका हाथ छोड़ दिया। मेरे कपड़े मत देखो, वो बोली। मुझे देखो। ठहरो, मैं दिखाती हूँ। एक स्ट्रिप्टीज डांसर की नफासत और दक्षता से कंचन ने अपनी सिल्क की कमीज का एक एक बटन खोला। अधमुंदी आंखों से उसे देखते हुए उसने कमीज अपने जिस्म से अलग करके पलंग पर उछाल दी। अंगिया के बंधन में गिरफ्तार उसका उन्नत दूधिया वृक्ष सुनील की आंखों के सामने प्रकट हुआ। सुनील का मुंह सूखने लगा। कंचन ने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे किए और अंगिया का हुक खोलने का उपक्रम करने लगी। बाएं पीछे जाने की वजह से उसके दोनों स्तन और उभर कर सामने आ गए। तभी कॉल बेल बजी। सुनील ने शांति की एक लंबी सांस ली। सत्यानाश, कंचन झुंझुलाकर बोली। कौन आ मरा? कुछ क्षण वो स्थिर खड़ी रही। घंटी फिर बजी। होठों में कुछ बुदबुदाते हुए कंचन ने पलंग से अपनी कमीज उठाकर पहन ली। वो जल्दी जल्दी बटन बंद करने लगी। पता नहीं कौन आ मरा, वो सुनील से बोली, लेकिन वो जो भी है मैं भी उससे पीछा छुड़ाकर आती हूँ। तुम यहीं ठहरना। सुनील ने सहमति सूचक ढंग से सिरे लाया। वो बाहर निकल गई। अपने पीछे वो बेडरूम का दरवाज़ा भिड़का गई। सुनील को मुख्य द्वार खुलने की आवाज़ आई। तुम्हारी डाक कल से लेटर बॉक्स में पड़ी है, एक पुरुष का स्वर सुनाई दिया। सोचा मैं पहुंचा दूं। शुक्रिया, कंचन का शुष्क स्वर सुनाई दिया। फिर एकाएक स्वर में तीव्रता आ गई। अरे अरे, भीतर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? दरवाज़ा बंद होने और चिटखनी लगने की आवाज़ आई। गेट आउट, कंचन चिल्लाई। क्यों खामखा लाल पीली हो रही हो? पुरुष स्वर सुनाई दिया। मैं क्या तुम्हारी जात नहीं पहचानता? तुम्हारी सहेली भी ऐसी ही थी। मेरे साथ तरीके से पेश आओ, वरना मैं सारे इलाके में ढिंडोरा पीट दूंगा कि विक्रमपुरा रंडियों का अड्डा बन गया है। सुनील ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। उसे बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाए खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। वो कंचन को देखकर बड़े कुतित स्वभाव से हंस रहा था। तभी कंचन के हाथ का एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसका हंसना तुरंत बंद हो गया। उसने कहर भरी निगाहों से कंचन को देखा और फिर झपट कर उसकी कलाई थाम ली। उसने जोर से उसकी बाँह मरोड़ी और उसे घुमाकर उसकी पीठ के साथ लगा दिया। कंचन के मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई।
उसने अपनी दूसरी बांह कंचन के गिर्द लपेटी और उसे घसीटकर अपने साथ भींच लिया। हरामजादी, वो फुफकार कर बोला, अब देख मैं तेरी क्या गत बनाता हूँ। सुनील ने दरवाज़ा खोल दिया और बेडरूम से बाहर कदम रखा। उस पर निगाह पड़ते ही आदमी हक्का बक्का रह गया। फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया और थप्पड़ पड़ने से गाल पर उछल आए उंगलियों के निशान और सुर्ख लगने लगे। लड़की को छोड़ो, सुनील सर्द स्वर में बोला। उसने तुरंत लड़की को छोड़ दिया और लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हट गया। वो बेहद भयभीत दिखाई दे रहा था। उसकी बहादुरी औरतों तक ही सीमित थी। सुनील के दाएं हाथ का प्रचंड घूसा उसके जबड़े पर पड़ा। उसके पांव उखड़ गए और इतनी जोर से फर्श पर गिरा कि दीवारें हिल गई। वो जहां गिरा वहीं गिरा रह गया। सुनील के एक ही प्रहार से उसकी आंखें उलट गई थी। कौन है ये? सुनील ने पूछा। सामने फ्लैट में रहता है, कंचन रुआंसे स्वर में बोली। हमें देखकर हमेशा ही लार टपकाता रहता है और फ्लैट में आने के बहाने तलाश करता रहता है, लेकिन उसने आज जैसी हरकत पहले कभी नहीं की थी। क्या पता की हो, सुनील गंभीर स्वर में बोला। क्या पता यही हरकत उसने परसों निम्मी के साथ भी की हो। कंचन के मुंह से सिसकारी निकल गई। नाम क्या है इसका? राजन। इसके साथी का नाम नागपाल है। दोनों सामने के फ्लैट में रहते हैं, कहीं एक ही जगह काम करते हैं। सुनील घुटनों के बल उसके समीप बैठ गया। वो धीरे धीरे उसके गाल थपथपाने लगा। उसने आंखें खोली। उठकर खड़े हो जाओ, सुनील ने आदेश दिया। वह स्वयं भी सीधा हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ उठा। औरतों से ऐसी हाथापाई तुम अक्सर किया करते हो? सुनील ने पूछा। बहाने से फ्लैट में घुसकर लड़कियों पर झपट पड़ना तुम्हारी आदत मालूम होती है। ऐसा पहले भी कर चुके हो? नहीं, वो कांपते स्वर में बोला। कभी नहीं। मैंने तो परसों दोपहर को भी तुम यूं ही इस फ्लैट में घुसे थे और तुमने निम्मी को मार मार कर हल्कान कर दिया था और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। दहशत से उसके नेत्र फट पड़े। बोलो, जवाब दो। आप समझते हैं कि मैंने? क्यों ना समझूं मैं ऐसा। अभी तुम इस लड़की के साथ क्या करने वाले थे? वही कुछ किया तुमने परसों निम्मी के साथ नहीं किया था? भाई साहब, परसों तो मैं सारा दिन फैक्ट्री में था, वो फरियाद सी करता हुआ बोला। मैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में फोरमैन हूँ। आप बेशक मेरे साथी से पूछ लीजिए, वो भी मेरे साथ उसी फैक्ट्री में फोरमैन है। हम दोनों एक ही वर्कशॉप में अगल बगल बैठते हैं। कब से कब तक शिफ्ट होती है तुम्हारी? 8 से 4। तो फिर इस वक्त यहाँ कैसे हो तुम? आज हमारा ऑफ है। क्या तुम साबित कर सकते हो कि परसों सारा दिन तुम फैक्ट्री में थे? बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। फैक्ट्री में ऑटोमेटिक टाइम पंचिंग मशीन लगी हुई है। आप टाइम ऑफिस के रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं कि मैं अपनी शिफ्ट के दौरान एक क्षण के लिए भी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला। इस बात का समर्थन यहीं भी हो सकता है। आप मेरे साथी से पूछ लीजिए। सुनील ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर गलियारे में धक्का दे दिया। वो खुद भी गलियारे में आ गया। बुलाओ अपने साथी को, सुनील बोला। राजन ने सामने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। सुनील उसके साथ उस फ्लैट में घुस गया। कंचन अपने दरवाजे की चौखट से आगे नहीं बढ़ी। नागपाल, राजन ने आवाज़ लगाई। पिछले कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक आदमी प्रकट हुआ। उसने पहले अपने साथी के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखी, फिर सुनील की ओर देखा और फिर उलझनपूर्ण स्वर में बोला, क्या बात है? तुम्हारा दोस्त, सुनील बोला, अभी सामने के फ्लैट में रहती एक लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश करने लगा था। बलात्कार? मुझे शक है ऐसी जोर जबरदस्ती इसने परसों दूसरी लड़की के साथ भी की थी और उसी जोर जबरदस्ती के आलम में शायद इसने उसका गला घोंट दिया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार, राजन विक्षिप्त स्वर में बोला। तुम ही बताओ, परसों सारा दिन मैं कहाँ था? क्या परसों दिन में मैं अपने फ्लैट के करीब भी झटका था? जनाब, नागपाल बोला, परसों तो ये सारा दिन मेरे साथ फैक्ट्री में रहा था। हमारा विश्वास ना हो तो फैक्ट्री के सैकड़ों अन्य कर्मचारियों से पूछ लीजिए। परसों ये हर क्षण तुम्हारी निगाहों में था? जी हाँ, नागपाल दृढ़ स्वर में बोला। मैं 2-4 मिनट की तो कसम नहीं खाता, क्योंकि शायद एक आध बार ये क्लॉक रूम गया हो या इंजीनियर ने बुलाया हो। इसके अतिरिक्त मैं कसम खाता हूँ कि हर क्षण ये मेरी निगाहों में था। ये बात तुम अपने दोस्त की हिफाजत की खातिर तो नहीं कह रहे हो? जनाब, अगर इसने कत्ल किया है तो क्या वो मेरे झूठ बोलने से बच जाएगा? आप बड़ी आसानी से फैक्ट्री से पता लगा सकते हैं कि परसों सारा दिन ये वहाँ मौजूद था या नहीं। सुनील चुप रहा। आपकी तारीफ? नागपाल ने पूछा। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वह अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी कंचन की ओर घूमा और बोला, तुम पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती हो? इसे बलात्कार के प्रयत्न के अपराध में गिरफ्तार कराना चाहती हो? नहीं, कंचन बोली। मुझे उम्मीद नहीं कि वो फिर कभी मुझे परेशान करने की हिम्मत करेगा। क्या ख्याल है रोमियो? राजन ने उत्तर नहीं दिया। वो शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। इधर मेरी ओर देखो, सुनील कर्कश स्वर में बोला। राजन ने बड़ी कठिनाई से सिर उठाया। कंचन की 5 उंगलियों की छाप यूं उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जैसे बड़ी सावधानी से ठप्पा लगाया गया हो।
जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो, सुनील बोला। कान खुले हैं ना तुम्हारे, या मैल निकलवाने जाना है? कहिए, राजन कठिन स्वर में बोला। आज के बाद फिर कभी, सुनील एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। मिस कंचन के लेटर बॉक्स से उसकी डाक निकाल कर उस तक पहुंचाने की कोशिश मत करना। कभी किसी भी वजह से उसकी कॉल बेल मत बजाना। अगर मिस कंचन कभी तुम्हें सीढ़ियों में मिले तो उनसे कोई नमस्ते राम राम करने की कोशिश करने के स्थान पर चुपचाप बिना उसकी ओर निगाह उठाए उसकी बगल से गुजर जाना। अगर तुमने भविष्य में कभी मिस कंचन की ओर आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो मैं वापस आकर तुम्हारा पलस्तर उधेड़ दूंगा। समझ गए? राजन ने जोरों से स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिलाया। मुंह से फूटो, सुनील गर्जा। समझ गया, वो कठिन स्वर में बोला। सुनील घूमा और उसके फ्लैट से बाहर निकल आया। वो वापस कंचन के फ्लैट में आ गया। कंचन ने पूर्ववत दरवाज़ा बंद करके चिटखनी लगा दी। तुमने तो कमाल कर दिया, कंचन प्रशंसात्मक स्वर में बोली। मुझे उम्मीद नहीं कि वो अब फिर कोई गलत हरकत करने की हिम्मत करे। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तुमसे इतना भयभीत हो गया था कि मुझे भय था कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए। साला था ही डरपोक आदमी, सुनील बोला। तब उसका ध्यान उन चिट्ठियों की ओर गया जो राजन नीचे लेटर बॉक्स से निकाल कर लाया था। उसने झुककर फर्श पर बिखरी पड़ी चिट्ठियां समेट ली। उनमें 3 पोस्टकार्ड थे जो निम्मी के नाम थे। केवल एक लिफाफा था जिस पर फ्लैट का पता तो पूरा लिखा हुआ था, लेकिन नाम के स्थान पर लिखा था मिस ऑक्यूपेंट स्वामिनी। तो दोस्तों, ये था पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।